प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि इस लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। 11th क्लास की फिजिक्स की न्यू बुक में दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इस हेडिंग के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बट वो थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज के लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी हैं इस सेक्शन में वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अभी तक आप जो लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं उनमें से ही बने हुए हैं। यानी जो आपके आर्टिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 के, जो टॉपिक्स हैं जो आपने स्टडी किए हैं लेक्चर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 11 तक, ये वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चंस उन्हीं लेक्चर्स में से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.1, व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। यानी हमने सबसे पहले क्या करना है, बेस यूनिट्स को डिफाइन करना है और फिर डिराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन करना है। और उसके बाद क्या है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ ऑफ दीज यूनिट्स। यानी आपने बेस यूनिट्स की भी कुछ एग्जांपल्स देनी है और डिराइव्ड यूनिट्स की भी कुछ एग्जांपल्स देनी है। सबसे पहले हमने हेडिंग लगाई बेस यूनिट्स की और बेस यूनिट्स की हमने डेफिनेशन लिख दी। फिर नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स की हेडिंग लगाई और ये सारी एग्जांपल्स लिख दी। उसके बाद हमने हेडिंग लगाई है डिराइव्ड यूनिट्स की और डिराइव्ड यूनिट्स की हमने डेफिनेशन लिखी है और देन एग्जांपल्स और इसकी 4 एग्जांपल्स लिखती हैं। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर मैंने आपको उस लेक्चर में भी कवर करवाया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो यहां पर भी हमने उसी लेक्चर के नोट्स में से उठाकर यह आंसर लिखा है। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि बेस यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं। जाहिर है बेस यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स, ये बुनियादी यूनिट्स होते हैं। एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स, यानी ये यूनिट्स किसी दूसरे यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते। जिस तरह हमने डिराइव यूनिट्स पे कहा था ना कि वो डिपेंड करते हैं बेस यूनिट्स पर, बेस यूनिट्स किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करते। बेस यूनिट्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। जाहिर है जब डिपेंड ही नहीं करते तो वो दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं होते। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप आटा और पानी मिलाकर रोटी बनाते हैं। अब देखिए आटा ये एक इंडिपेंडेंट थिंग है, पानी एक इंडिपेंडेंट थिंग है, बट रोटी जो है वो डिपेंडेंट है पानी पर और आटे पर। सिमिलरली जो बेस यूनिट्स हैं वो डिपेंड नहीं करते बाकी यूनिट्स पर, बट जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो डिपेंड करते हैं बेस यूनिट्स पर। तो इसलिए हमने लिखा बेस यूनिट्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। यानी जो बेस यूनिट्स हैं वो बाकी यूनिट से डिराइव्ड नहीं होते। एंड ऑल अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे बेस यूनिट से डिराइव होते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा है देयर आर 7 बेस यूनिट्स। ये जो सेंटेंस है ये बेस यूनिट्स की डेफिनेशन की जान है। अगर ये सेंटेंस आप नहीं लिखते तो मैं समझता हूं कि आपकी जो डेफिनेशन है ना वो कंप्लीट नहीं है। बिकॉज जो बेस यूनिट्स हैं पूरे एसआई सिस्टम में वो जस्ट 7 ही यूनिट्स हैं और ये सेंटेंस आपने जरूर लिखना है। अब एग्जांपल्स क्या है इसकी, मीटर, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह के उस लेक्चर में आपको बताया था, ये लेंथ का यूनिट है। फिर किलोग्राम है, इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड स्मॉल एस से, एम्पेयर कैपिटल ए से। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी यूनिट्स हैं जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पेयर हो गया, इन सब में जब आप पूरा वर्ड लिखेंगे तो फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो स्मॉल होगा, देन केल्विन, कैंडेला एंड मोल। अगर आपको इन डेफिनेशंस की बहुत ही डिटेल जाननी है तो आप वो ही लेक्चर सुन लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उनमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो लिख रहे हैं, इसलिए हमने इनको लिखने का पहले तो प्रोसीजर समझना है और फिर समझना है कि इनमें हमने क्या क्या लिखना है और कितना कितना लिखना है। देन हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन बेस यूनिट्स। जाहिर है हमने उस लेक्चर में भी यही बात की थी कि डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो बेस यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं एंड कैन बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग वन और मोर बेस यूनिट्स। यानी एक या एक से ज्यादा बेस यूनिट्स को मिलाने से डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं।
These units can be expressed in terms of products and quotients of base units. जाहिर है जो डिराइव यूनिट्स है उनको हम प्रोडक्ट्स और क्वोशिएंट्स ऑफ बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस तरह जो न्यूटन है ये एक डिराइव यूनिट है, इसको हमने देखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2 में एक्सप्रेस कर दिए। किलोग्राम एक बेस यूनिट है, मीटर भी एक बेस यूनिट है, यानी बेस यूनिट्स की फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकंड जूल है, कैपिटल जे। अब इसको हमने इस तरह कैसे लिखा है ये भी मैंने आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर अगर इसको बार बार एक्सप्लेन किया जाए तो लेक्चर ये वाला भी काफी लेंथी हो जाएगा। वॉट कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जूल पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3, देन कूलम है C = AS। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप न्यूटन, वॉट, जूल, कूलम, अगर आप इस सिर्फ ये नाम ही लिखाएं तब भी एनएफ है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर आप ये भी लिखते हैं फिर तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी आपके फुल मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक क्या करते हैं कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल, ये 7 के 7 यूनिट्स लिखने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं एटसेट्रा। तो भाई जब है ही 7 यूनिट्स तो आपने एटसेट्रा साथ नहीं लिखना, ये जस्ट 7 ही है, और आपने कोशिश करनी है कि एग्जांपल्स जब भी आपसे बेस यूनिट्स की पूछी जाए तो आप ये 7 के 7 लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 क्या है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन दी फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 में वो हमसे कह रहा है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स। जब आप बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उनमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से रखना होता है, या फिर आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें नंबर्स को, तो वहां पर आपने फाइनल आंसर में कितने डिजिट्स रखने हैं या क्या करना है, उस बारे में ये हमसे पूछ रहा है। ऑल्दो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले लेक्चर में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर आज की इस वीडियो में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो पिछली लेक्चर्स हैं हमारे वो अटेंड कर लीजिए, ताकि आपको इन आर्टिकल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पता हो। क्योंकि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं जैसे बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स हो गया, फिर यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, इनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेकर बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आप वो लेक्चर सुन लेंगे तो ये क्वेश्चंस तो आपके लिए बिल्कुल ही हलवा बन जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपने क्या हेडिंग लगानी है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स। तो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स के केस में आपने क्या करना है, बहुत मर्तबा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी, जब मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करवाई थी वहां भी ये चीज आपको मैंने एक्सप्लेन की थी कि जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो फाइनल आंसर में आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट नॉट मोर देन दैट फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी प्रोडक्ट या क्वोशिएंट के केस में आपके पास जो नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं, उस सारे एक्सप्रेशन में आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है और फाइनल आंसर में भी आपने इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने के उस नंबर या उस फैक्टर में थे। इसलिए हमने यहां पर यही चीज लिखी है कि आपने इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में, नॉट मोर देन दैट ऑफ फैक्टर, यानी उस फैक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सेकंड हेडिंग यहां पर हमने क्या लगाई है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर। अब यहां पर जो बात याद रखने वाली वो ये है कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात थी, और यहां पर हमारे पास डेसिमल प्लेसेस की बात है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर, जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, उसमें आपने इतनी डेसिमल प्लेसेस रखनी है जितने की उस क्वांटिटी में है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। यानी जाहिर है जब आप बहुत सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उनमें एक नंबर ऐसा होगा जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो फाइनल आंसर में आपने उतने ही डेसिमल प्लेसेस रखने हैं जितने के उस नंबर में है जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1.2 जो है ये डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इससे ज्यादा डिटेल आप चाहते हैं इस क्वेश्चन की तो आप वो वाला लेक्चर सुन सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर इसके नीचे हमने एग्जांपल्स लिखनी है, तो इसके नीचे एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप एग्जांपल्स भी लिखेंगे तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसमें इतना ही बहुत है। ये एक रूल हमने लिख दिया, ये दूसरा रूल लिख दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.3। अब क्वेश्चन नंबर 1.3 से ही एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चंस की असल स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1.1 और 1.2 था वो तो आपने ऑलरेडी लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी हमने उनको किया है। बट जो क्वेश्चन नंबर 1.3 है यहाँ से अब एक्चुअली कुछ नया स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 की स्टेटमेंट क्या है? हाउ इज वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? तो वर्नियर कैलिपर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये यहां पर हमसे ही पूछ रहा है कि जो वर्नियर स्केल है वर्नियर कैलिपर्स की और जो मेन स्केल है वो आपस में किस तरह रिलेटेड है। तो यहां पर ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है। देखिए आपने मैट्रिक में भी यही पढ़ा है कि जो स्केल यूं ऊपर स्लाइड करती है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, और जो नीचे फिक्स्ड स्केल है वो कौन सा स्केल है? मेन स्केल। यानी यहां पर फिक्स स्केल मेन स्केल है और ये जो स्केल ऊपर स्लाइड कर रहा है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये हमसे पूछता है कि इसमें रिलेशन क्या है, यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल में क्या रिलेशन है। तो पहला रिलेशन तो यही पता चल गया कि जो मेन स्केल है वो एक फिक्स्ड स्केल है, बट जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर इस तरह से मूव करता है, यानी स्लाइडिंग स्केल है। तो यही जरा चीज हम सबसे पहले उठाकर लिख देते हैं। अब यहां पर हमने वही सेंटेंस लिख दिया है। इन वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स में द मेन स्केल इज अ फिक्स्ड स्केल, जो मेन स्केल है वो इस तरह का फिक्स्ड स्केल होता है। वाइल द वर्नियर स्केल इज अ मूवेबल, जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल है। डेट स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल, जो कि मेन स्केल के अलोंग क्या करता है? स्लाइड करता है। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2 है, मेन स्केल प्रोवाइड्स द प्राइमरी मेजरमेंट, यानी जो मेन स्केल है वो आपको प्राइमरी मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। व्हाइल वर्नियर स्केल इज यूज्ड टू मेजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, यानी जो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है वो आपको वर्नियर स्केल बताता है। यहां पर अब लेट से अगर आपने किसी चीज की लेंथ मेजर की है और वो आपके पास आती है 2.6 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर्स से, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स जो है वो आपको पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट दे सकता है अगर आप मिलीमीटर्स में करें। सेंटीमीटर्स में करेंगे तो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स देगा, बट यहां पर क्योंकि हम मिलीमीटर कंसीडर कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आएगा। अब जो मेन स्केल है वो आपको ये वाली रीडिंग प्रोवाइड करता है। जो प्राइमरी मेजरमेंट है यानी ये वाली जो मेजरमेंट है 2, ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? मेन स्केल। व्हाइल वर्नियर स्केल इज यूज्ड टू मेजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, यानी ये 0.6। अब देखिए 2 मिलीमीटर किसने प्रोवाइड की है आपको? मेन स्केल ने, बट ये जो रीडिंग है 0.6 मिलीमीटर ये किसने प्रोवाइड की है? वर्नियर स्केल ने। अब देखिए मेन स्केल पर जो डिवीजन है वो तो इस तरह से है, यहाँ पर लेट से 1 मिलीमीटर है, यहाँ पर 0, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। अब जाहिर है ये जो लाइन है ये हमारे पास कौन सी है? 2 मिलीमीटर, और ये वाली जो लाइन है ये लेट से आपके पास 3 मिलीमीटर वाली लाइन है। अब ये जो आपके पास रीडिंग आ रही है ये इनके दरमियान कहीं पर आ रही है, यानी ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? वर्नियर स्केल। अभी जब हम इसका लीस्ट काउंट पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, तो वहां पर ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो लीस्ट काउंट एक्चुअली होता क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम रीडिंग ली जा सकती है उसको हम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर्स के केस में वो मिनिमम रीडिंग जो हम वर्नियर कैलिपर्स से ले सकते हैं वो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होगा। इसीलिए हमने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स is the smallest measurement that can be taken accurately using vernier calipers, यानी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का ये वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो कि वर्नियर कैलिपर्स से एक्यूरेटली ली जा सकती है। तो वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये जो वर्नियर स्केल है इस पे टोटल कितनी डिवीजन्स हैं। तो चलिए जरा इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं
कि हमारे पास मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सी है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितनी है। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये मेन स्केल पर 0 है, 0 के बाद 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर और यहाँ पर हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के दरमियान क्योंकि 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर की इक्वल है, इसलिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल हमारे पास 1 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर वर्नियर स्केल को ऑब्जर्व करें तो ये इसके ऊपर स्मॉल 10 डिवीजन्स मार्क की गई हैं। इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल पर टोटल हमारे पास 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं। यहाँ पर अब हम अगर थोड़ा रफ साइड पर लिखें तो जो लीस्ट काउंट है वो कितना आता है हमारे पास। देखिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अभी मैंने आपको फिजिकली दिखाया है कि वो 1 मिलीमीटर है आपके पास, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल वो हमारे पास कितनी थी 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, बट इस केस में 0.1 मिलीमीटर आ रहा है। जब मैंने आपको सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि लीस्ट काउंट की डेफिनेशन करने के बाद मैं आपको इस पॉइंट की मजीद डिटेल बताऊंगा। तो यहां से जो हमने रीडिंग लिखी थी वो क्या लिखी थी 2.6 मिलीमीटर। एक हमने कंसिडर की थी रीडिंग किसी भी चीज़ की लेंथ 2.6 मिलीमीटर, और हमने कहा था कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो ये है 2, तो ज़ाहिर है मेन स्केल 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर इसी तरह से कुछ रीडिंग प्रोवाइड करेगा। और ये जो 0.6 है ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये कौन प्रोवाइड करता है वर्नियर स्केल प्रोवाइड करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.3 का कंप्लीट आंसर। ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए रफ वर्क किया है। आपका जो क्वेश्चन है वो ये 2 पॉइंट्स है उसमें, और ये लीस्ट काउंट की डेफिनेशन और लीस्ट काउंट का फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन को पूछ ही ये रहा था हाउ इज वर्नियर स्केल रिलेटेड टू मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल का रिलेशन क्या है। तो वो 2 पॉइंट्स में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, तो लीस्ट काउंट को हमने सबसे पहले डिफाइन किया और फिर लीस्ट काउंट का फार्मूला लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें ए और बी पार्ट दिए गए हैं और उनमें नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी। एक नंबर ए पार्ट में है, एक नंबर बी पार्ट में है। अब इनमें हमने क्या करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर आंसर की हेडिंग लगाएंगे आंसर। तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें जब भी आपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो इस तरह लिखना है द नंबर 143.7 is written in scientific notation, is written in scientific notation as। तो भाई किस तरह से लिखा जाएगा। जब साइंटिफिक नोटेशन और एसआई प्रीफिक्सेस मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो आपने सबसे पहले इधर से चलकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढना होता है। तो इधर से चलें और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढें तो आपके पास वो कौन सा आता है, जाहिर है 1 है। अब आपने डेसिमल को इस तरह एडजस्ट करना है कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए। जाहिर है डेसिमल को अब यहां पर एडजस्ट करेंगे 1 के बाद, तो किस तरह से आपके पास आएगा 1.437, ताकि डेसिमल की लेफ्ट साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए। मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर, जाहिर है 10 की पावर में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए डेसिमल को आपने क्या किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है। कितनी प्लेसेस शिफ्ट किया है 1 2, यानी आपने 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2। अब इस नंबर को 143.7 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। किस तरह से 1.437 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। तो चलिए अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे दी नंबर, क्या नंबर है 206.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2
is written in scientific notation as is written in scientific notation as। तो इसको किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे? जाहिर है डेसिमल को इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए, यानी आप यूं लिखेंगे 2.064 2.064। अब आपने क्या किया है कि डेसिमल को यहां पर शिफ्ट कर दिया है, तो साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 10 की पावर कितनी आएगी 2, तो आपके पास ऑलरेडी है। साथ क्या आएगी, आपने डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है 1 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है, तो साथ क्या आ जाएगा +2, क्योंकि जब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होती है पॉजिटिव। 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है तो अंदर 2 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.064 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, यानी ये जो नंबर है 206.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.064 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। तो ये है प्रॉपर मेथड जिससे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, यानी ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस यूज करते हुए एक्सप्रेस करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यहां पर आंसर की हेडिंग लगाएंगे, आंसर की हेडिंग लगाकर ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में हमें जो नंबर दिया गया है वो क्या है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, और साथ जो यूनिट दिया गया वो ग्राम है, यानी ये वाली जो मेजरमेंट है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 ग्राम। इसको अगर आप इस तरह से एक्सप्रेस करें कि 10 की पावर खत्म हो जाए तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 580, अब 10 की पावर 2 है तो जाहिर है वो 100 होता है, तो साथ 2 zeros और आ जाएंगे, यानी 58,000 ग्राम हो जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि ये जो 3 zeros हैं इनको आप जाहिर है 10 की पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को। अगर इसको आप इस तरह से लिख लें 58 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम, तो यूं आप लिख लेंगे 58 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर 10 रेज़ टू द पावर 2 को कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 10 की पावर 2 100 के इक्वल होता है, तो वो 58,000 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। अब 58 मल्टीप्लाई बाय 1000 इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वापस चीज आ जाता है, और 1000 आपको पता है कि 10 रेज़ टू द पावर 3 ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है, प्रीफिक्सेस वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था, और वहां पर मैंने आपको टेबल याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको टेबल याद होगा तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो यहां पर 58, अब ये जो 10 रेज़ टू द पावर 3 है ये किसकी इक्वल है किलो की इक्वल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा किलोग्राम, यानी इस तरह हमने 580 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 ग्राम को 58 किलोग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, यानी यहां पर अब किलो एक प्रीफिक्स आ चुका है। देन नेक्स्ट अब हमारे पास बी पार्ट है, तो बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 सेकेंड। अब इसमें देखिए -5 है, इसको भी अगर इसी तरह जीरोस की फॉर्म में लिखा, यानी 10 की पावर खत्म की, तो वो नंबर जरा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं ताकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए, तो क्या होगा 4.5। अब डेसिमल के पीछे सिर्फ 4 है, एक ही नॉन जीरो डिजिट है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 पहले से है। अब हमने क्या किया है लेफ्ट से राइट की तरफ एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया है, तो साथ क्या हो जाएगा -1। जाहिर है जब लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में होती है सेकंड। देन 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 -1 क्या हो जाएगा -6 सेकंड। देन दिस विल बी इक्वल टू 4.5। अब अगर प्रीफिक्सेस वाले टेबल में आप देखें तो जो 10 रेज़ टू द पावर -6 है ये एक्चुअली माइक्रो है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये माइक्रो सेकंड हो जाएगा 4.5 माइक्रो सेकंड। यानी ये जो हमारे पास टाइम था 0.45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -5 सेकंड, ये इक्वल है 4.5 माइक्रो सेकंड। अब यहाँ पर प्रीफिक्स किलो आया था, यहाँ पर माइक्रो आ गया है। इस तरह हमने इन मेजरमेंट्स को प्रॉपर प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6। इसमें क्या स्टेटमेंट दी गई है
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ mass m moving with speed v is given by 1/2 mv square। अब यहां पर क्या कहा गया है कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो मूव कर रही है स्पीड v के साथ, तो उस वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, हाफ mv स्क्वायर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी हमें इसमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस निकालने हैं। तो क्वेश्चन है इसलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर की हेडिंग हम यहां पर लगाएंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी वो हमें दिया गया है, तो इसी तरह हम लिखेंगे फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज क्या दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस 1/2 को हम हाफ भी पढ़ते हैं, हाफ mv स्क्वायर। अब डायमेंशन एनालिसिस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो 1/2 है ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होते, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे सिंस न्यूमेरिकल फैक्टर 1/2 has no dimensions, जब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, सो इट कैन बी इग्नोर्ड। इसको इग्नोर कर दिया। अब यहां पर आपको पता है कि मैस m के डायमेंशन क्या होते हैं, जरा वो लिखते हैं, एज mass m has dimensions of इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M लिखते हैं, एंड v velocity v has dimensions of ब्रैकेट्स में l t पावर -1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ज़ाहिर है 1/2 को तो हमने इग्नोर कर दिया, तो जब डायमेंशंस लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में m और देन नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में v स्क्वायर। अब यहां पर पहले हमने m के लिए लिखना है, तो उसके लिए क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल M, देन v के लिए क्या था, l t पावर -1, तो यहां पर लिखते हैं l t पावर -1 और स्क्वायर ऊपर इसी तरह से आएगा। देन आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में m और यहां पर आगे स्क्वायर अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t पावर -2। अब इनको आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में इकट्ठा कर दें तो ये यहां पर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में m l स्क्वायर t पावर -2। तो यहां से हमारे पास डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ चुके हैं, और मैंने आपको ये भी डायमेंशन वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी आप डायमेंशन राइट करेंगे तो उसकी तरतीब यही होगी, पहले आपने m वाला लिखना है, फिर l और फिर t। तो यहां पर पहले m है, फिर l स्क्वायर, फिर t पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.7। इसमें क्या है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। यहां पर कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, पार्ट 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी। अब इन मेजरमेंट्स में हमने क्या बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर की हेडिंग लगाएंगे। तो पार्ट 1 में हमारे पास क्या मेजरमेंट है, 37 किलोमीटर। इस केस में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने यहां पर एक सेंटेंस लिखना है, इन मेजरमेंट 37 किलोमीटर देयर आर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। अब अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला लेक्चर सुना हुआ है
तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें देखना कि कितने हैं, ये तो आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। तो यहाँ पर ये जो 37 किलोमीटर मेजरमेंट है, इसमें जाहिर है 3 और 7 दोनों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले लेक्चर में एक रूल पढ़ा था, डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर ऑल सिग्निफिकेंट। तो ये 3 भी जो है ये 1 से लेकर 9 के दरमियान आता है, और 7 भी 1 से लेकर 9 के दरमियान आता है। जाहिर है फिर ये दोनों सिग्निफिकेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन मेजरमेंट 37 किलोमीटर देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने हर पार्ट में इसी तरह ये पूरा सेंटेंस लिखना है। सेकंड पार्ट क्या है, 0.002953 मीटर। जाहिर है अब इसमें भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पर आपने ये वाला पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिजिट्स जैसे 2953, ये तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 1 से 9 के दरमियान आते हैं। 2 भी आता है, 9 भी आता है, 5 भी, 3 भी, ये वाले तो तीनों श्योरली सिग्निफिकेंट है। अब इन जीरोस का डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 3 4, यानी इस मेजरमेंट में आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन हमारे पास थर्ड पार्ट है 7.5034 सेंटीमीटर। तो इस मेजरमेंट में कितने होंगे, 7534। ये तो पक्का है कि ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इन जीरोस को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। हमने एक रूल पढ़ा था कि जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। जाहिर है ये दोनों जब सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, यानी 5 सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है। अब ये जीरोस इन 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान है, तो इसलिए ये सारे जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितने हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या मेजरमेंट दी हुई है, 200.0 मीटर। अब इसमें हमने डिसाइड करने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 तो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये 1 से लेकर 9 के दरमियान आता है। अब इन जीरोस को हमने डिसाइड करना है, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो जाहिर है ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी इस मेजरमेंट में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8। इसमें क्या है, राइट द डायमेंशंस ऑफ। हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं और हर पार्ट में एक एक क्वांटिटी दी गई है। यहां पर प्लांक्स कांस्टेंट है, वहां पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी हमने प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस लिखने हैं और एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखने हैं। अब सबसे पहले तो बात आती है कि प्लांक्स कांस्टेंट है क्या चीज। ये तो हम आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहां पर जो प्लांक्स कांस्टेंट है हमने देखना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें प्लांक्स कांस्टेंट यूज होता हो। पहली बात यह है कि प्लांक्स कांस्टेंट को हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ये भी आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा। बट यहां पर एक्चुअली एक एनर्जी ऑफ फोटॉन का फार्मूला होता है E = hf, उसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे आंसर में, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय, ये हमें कहां से मिलती है, E = hf। अब इसमें E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन है, H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये रिलेशन कहां से आया है ये भी हम मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर्स में जाकर पढ़ेंगे। बट यहां पर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि E = hf, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन का फार्मूला है, और इसमें H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। क्योंकि हमने प्लांक्स कांस्टेंट के ज़ाहिर डायमेंशंस निकालने हैं तो हमें कोई ना कोई फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल फार्मूला यही है। अब यहां से आपने क्या निकालना है, H निकालना है।
तो h इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f हो जाएगा, e डिवाइडेड बाय f। जाहिर है f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर e इज एनर्जी, e क्या है यहाँ पर, एनर्जी है, हैविंग डायमेंशंस ऑफ, और इसके डायमेंशंस क्या हैं, हैविंग डायमेंशंस ऑफ। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस लिखे थे, जाहिर है वो भी एनर्जी की एक टाइप है, तो एनर्जी के डायमेंशंस भी वही होंगे। वो क्या डायमेंशंस थे, ml²T⁻², यही डायमेंशंस थे। देन f हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो क्या लिख देंगे, f इज फ्रीक्वेंसी हैविंग डायमेंशंस ऑफ क्या डायमेंशंस होते हैं, T⁻⁻1। ज़ाहिर आपको पता है, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, f इज इक्वल टू 1/t, तो जब t ऊपर जाएगा T⁻⁻1 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो वहां से हमने इसके निकाले हैं। क्या लिखते थे, f इज इक्वल टू 1/t, t इज टाइम पीरियड। तो अगर आप इसके डायमेंशंस निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ f इज इक्वल टू 1/t है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1, तो इसी तरह से क्योंकि कांस्टेंट है तो t क्या हो जाएगा, इसके गिर्द आप ब्रैकेट्स डाल देंगे तो ये टाइम के डायमेंशंस बन जाएंगे। अब f इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा t तो T⁻⁻1 हो जाएगा, इस तरह f के जो डायमेंशन है वो T⁻⁻1 हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके डायमेंशन लिखने हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी रिटन एज, किस तरह से लिखे जाते हैं भाई, h के गिर्द आप क्या डाल देंगे, ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, e के गिर्द भी डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स एनर्जी के डायमेंशंस, डिवाइडेड बाय f के गिर्द भी क्या डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आप एनर्जी के डायमेंशंस को पुट कर दें, वो क्या थे, ml²T⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या लिखे हैं, T⁻⁻1, तो T⁻⁻1 इसी तरह से इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू, अब ये T⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो T⁻+1 हो जाएगा, तो किस तरह से लिखेंगे, ml²T⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो T⁻+1 हो जाएगा। देन प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ml²T⁻⁻2। अब देखिए ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, -2 + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ml²T⁻⁻2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 T⁻⁻1। तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन, और ये है इस क्वेश्चन का पूरा प्रोसीजर। जब भी आपसे पूछे जाए प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस राइट करें तो आपने इस तरीके से राइट करने हैं, और जब आपने यहाँ पर वेयर लिखा है तो बेहतर है कि यहाँ पर आप बुलेट्स के निशान बनाते, बुलेट्स में थोड़ा सा ये प्रोफेशनल लगता है, वेयर e इज एनर्जी हैविंग डायमेंशंस ऑफ दिस एंड f इज फ्रीक्वेंसी हैविंग डायमेंशंस ऑफ दिस। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है वो कितनी तेजी से मूव कर रही है, ये चीज एंगुलर वेलोसिटी को शो करती है। यानी यहां पर लेट्स से ये एक सर्कल है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब कोई बॉडी यहां पर है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट की है यहां से यहां तक, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि एक सर्कल के अलाउंग हो रही है। तो यहां पर अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहां पर कुछ एंगल बनेगा थीटा। अब कितनी तेजी से बॉडी जो है वो सर्कल के अलाउंग मूव कर रही है, ये हमें कैसे मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। देखिए जो नॉर्मल वेलोसिटी है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर वेलोसिटी इसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यानी कितना चेंज आया है थीटा में कितने टाइम में, ये शो करता है एंगुलर वेलोसिटी।
तो यहां पर फिर हम इसी तरह लिख देंगे द एंगुलर वेलोसिटी is given by an expression। तो क्या एक्सप्रेशन है? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अवर डेल्टा टी, वेयर थीटा इज डायमेंशनलेस। जरा ये एंगल है, इसके तो कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, तो थीटा क्या है? डायमेंशनलेस। देन टी, इसको भी आप बुलेट्स में लिखें, टी हैज डायमेंशंस ऑफ, टी क्योंकि टाइम है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल टी आप लिख देंगे। अब यहां पर डायमेंशंस ऑफ ओमेगा क्या हो जाएंगे? यानी डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। जाहिर है थीटा जब डायमेंशनलेस है तो उसको तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 आवर। टी के डायमेंशंस आपके पास क्या हो जाएंगे? इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में टी, तो यहां से फिर डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएंगे? टी पावर -1 और इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये है डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फाइनली आज के लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन थे, आपकी बुक में दिए गए थे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं ये इसी फॉर्म में आपके पेपर में आ सकते हैं, और देन जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉपर आंसर्स लिखेंगे कि आपने पेपर में उनको किस तरह से अटेम्प्ट करके आना है। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।